अब अगला हम पढ़ेंगे मंत्री, मिनिस्टर्स। ठीक है, हमने जब एग्जीक्यूटिव पढ़ा था, कार्यपालिका पढ़ी थी, तो उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री होता है और एक महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो अब हम तीसरे राष्ट्रपति हमने कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति लिया, अब है तीसरा मंत्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक में मंत्री और सदस्यों में, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्री और सदस्य सेम ही होते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंस बता देती हूँ। तो मंत्री जब हम यहाँ से इलेक्ट करते हैं, ठीक है ना, हम किसके लिए वोट डालते हैं? लोकसभा के मेंबर्स के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ से जब वोट डालते हैं तो वो क्या बन के जाएंगे? यहाँ से जो जीत के जाएगा वो क्या बनेगा? लोकसभा का सदस्य। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा जो भी सदस्य होते हैं, जो वो सब एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उनमें से फिर जो जिस भी राजनीतिक दल को, ठीक है ना, जिसको मेजोरिटी मिली है, ठीक है ना, जिस राजनीतिक दल को, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा बहुमत मिला है, ठीक है, तो फिर वो वाला राजनीतिक दल, जैसे अब बीजेपी पार्टी है, ठीक है, तो फिर वो वाली पार्टी क्या करेगी? अपने जो सदस्य, अपने जो उस राजनीतिक दल के जो सदस्य हैं, उनमें से एक को वो क्या करेगी? प्रधानमंत्री बना देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री चुन लेगी, ये हमारी तरफ से प्रधानमंत्री बनेगा। ठीक है, वैसे जनरली क्या कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कहते तो ऐसे राष्ट्रपति फिर उसको शपथ दिलवाएगा। ठीक है, लेकिन वो उसमें से होता साधारणतः क्या है कि वो राजनीतिक दल अपने में से प्रधानमंत्री चुन लेता है। अब जो प्रधानमंत्री चुना है, अब वो क्या करेगा? अब जो जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है ना, लोकसभा या राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, उनमें से कुछ को वो मंत्री बना देगा। ठीक है ना, मैंने बताया था कि कोई शिक्षा मंत्री होता है, कोई विधि मंत्री होता है, विधि का जो लॉ का संभालेगा, कोई रेल मंत्री होता है, कोई कृषि मंत्री होता है। ठीक है, तो इस तरह के उनको एक एक वो विभाग दे देंगे। ठीक है, और उसका उनको मंत्री बना देंगे। ठीक है, तो फिर जो आर्टिकल 75 क्या बताता है? मंत्रियों के बारे में बताता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन? मंत्री, ये सब मंत्री हो गए। ठीक है, एक प्रधानमंत्री मंत्री है और बाकी जो प्रधानमंत्री चुनेगा वो भी सारे मंत्री हो गए। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, और जो बाकी सारे मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से करेगा। ये इसमें बताया गया है। ठीक है ना, कि राष्ट्रपति की सलाह से करेगा, पर जनरली वो अपनी पसंद से मंत्रियों को चुन लेता है। ठीक है, अब जो ये टेक्स्ट है, ये हमने पढ़ा था, इसके जो 75 आर्टिकल है, इसके 6 क्लॉज हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला क्लॉज हमने पढ़ लिया ए। ठीक है ना, दूसरा ये अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। और कौन से अमेंडमेंट से हुआ था ये भी आप याद रहे तो अच्छी बात है। तो ये अमेंडमेंट था 91, 91वां अमेंडमेंट था, 91। और ये अमेंडमेंट हुआ कौन से साल में था? 2003 में, 2003 में ये अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इस अमेंडमेंट में क्या कहा था कि जो मंत्री परिषद बनेगी, ठीक है ना, जो सारे मंत्री होते हैं उनको मिलाकर उसको क्या कहते हैं? मंत्री परिषद। ठीक है, तो जो मंत्री परिषद बनेगी वो जो है लोकसभा, केवल लोकसभा, ठीक है ना, पूरी क्या कहते हैं संसद नहीं, केवल लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उसकी 15% से ज़्यादा नहीं होंगे उसके जो सदस्य हैं। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री को मिलाकर। ठीक है ना, तो जो मंत्री परिषद है उसके मेंबर्स क्या कहते हैं कि 15% से, प्रधानमंत्री को मिलाकर जो है 15% से ज़्यादा नहीं होंगे जो भी है लोकसभा के। ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि जो लोकसभा के कितने मेंबर्स हैं? 545 मेंबर्स हैं आज। ठीक है ना, आज की तारीख में 545 मेंबर्स हैं। तो 545 का क्या कहते हैं 15% कितना बनता है? तो ये 81 पॉइंट समथिंग बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री के सहित 81 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर हम 82 करते हैं तो वो 15% से ऊपर चले गए, तो 81 होने चाहिए। ठीक है, तो एक प्रधानमंत्री हो जाएगा और प्रधानमंत्री जो है 80 जो है मंत्रियों को चुन सकता है, मैक्सिमम 80 चुन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं चुन सकता। ठीक है, ये 91 फर्स्ट अमेंडमेंट था। अब जो है इसका दूसरा पॉइंट क्या कहता है 75 का, कि जो मंत्री जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे। प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत हम आगे करेंगे क्या होता है। इसका जनरल क्या मतलब होता है कि राष्ट्रपति को जब तक अच्छा लगेगा, ठीक है ना, तब तक वो अपने पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति की जब तक मर्जी रहेगी, इच्छा रहेगी। ठीक है, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कहता है कि मंत्री परिषद जो है
लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो एक इकाई के रूप में, ठीक है ना, कि पूरी की पूरी वो एक इकाई है। मतलब अगर एक जना भी काम करेगा तो वो सभी के सभी उसके लिए बराबर के जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक है ना, तो वो एक जना भी गलत काम करेगा तो सब उसके लिए बराबर के उत्तरदायी माने जाएंगे। तो इस तरह वो एक इकाई के रूप में काम करती है। सभी को इकट्ठे सामूहिक काम करना है। ठीक है ना, सबको, कोई व्यक्ति मंत्री अकेला नहीं हो सकता, उसकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे एक इकाई के रूप में काम करेंगे। ठीक है ना, हर एक मंत्री जो होगा वो दूसरे काम मंत्री के काम के लिए भी उत्तरदायी होगा। दूसरे मंत्री ने गलत काम किया है तो वो मंत्री भी, बाकी सभी मंत्री भी बराबर के उत्तरदायी माने जाएंगे कि ये इन सभी की गलती है, इस अकेले की गलती नहीं, पूरी मंत्री परिषद की गलती है कि उसने गलत काम कैसे कर दिया। ठीक है, अब कोई डिसीजन भी मंत्री परिषद लेता है, कोई निर्णय भी मंत्री परिषद लेता है तो सभी मंत्रियों को उससे सहमत होना पड़ेगा, सभी को मानना पड़ेगा। ठीक है ना, कोई एक मंत्री भी ऐसे कहता है ना कि मैं तो इस डिसीजन को नहीं मानता, मेरे को तो असहमत हूँ, तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। वो उसके विरुद्ध में मतदान नहीं कर सकता। मंत्री परिषद को सभी को सहमत होना ही पड़ेगा। कोई नहीं मानता है तो वो त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, और एक और बात है कि अगर एक भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है ना, किसी ने पारित कर दिया, एक प्रस्ताव होता है कि हमें इस पर विश्वास नहीं रहा, तो एक भी मंत्री के विरुद्ध ऐसा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सभी मंत्रियों को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है कि सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है मंत्री परिषद। ठीक है, अब जो मंत्री है, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, शपथ किसके सामने लेंगे, तो वो शपथ राष्ट्रपति के सामने लेंगे। ठीक है, शपथ मैंने बताया था तीसरी अनुसूची में थर्ड शेड्यूल का प्रारूप है। ठीक है, तो इनका जो मंत्रियों का शपथ होती है वो वहाँ पर बता रखा है। तो ये शपथ राष्ट्रपति के सामने लेंगे। हाँ, एक बात है कि ये दो तरह की शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ लेते हैं और एक गोपनीयता की। ठीक है ना, एक तो ये मंत्री का पद संभाल रहे हैं, वो शपथ लेंगे मंत्री के पद की, और एक गोपनीयता की भी, सीक्रेसी की भी। कोई भी बात ऐसी है जिसको सीक्रेट रखना जरूरी है तो ये उस चीज की भी शपथ लेते हैं कि हम उस चीज को सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, अब एक बात, ये पांचवा पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये क्या कहता है कि मान लो कि कोई आम व्यक्ति, जैसे आप और हम है, ठीक है ना, तो हम क्या है कि उसके लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं है। ठीक है, लेकिन हम मंत्री बन सकते हैं। ये पांचवा पॉइंट ये कहता है हम 6 महीने तक तो मंत्री बन सकते हैं। आज हमें प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने तक के लिए। ठीक है ना, उसको फिर 6 महीने के अंदर अंदर या तो राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी का सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो बन जाता है तो ठीक है, उसको आगे भी मंत्री रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं बन पाता है तो फिर उसको वो पद खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, कि कोई भी व्यक्ति जो है मंत्री बन सकता है, चाहे वो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, लेकिन उसको फिर 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बनना पड़ेगा। और फिर लास्ट में है कि वेतन और भत्ते। एक हाँ, ये चीज़ और मैं बता देती हूँ, जैसे हमने तीसरा शेड्यूल देखा था, तीसरा शेड्यूल क्या कहता है कि जो मंत्री हैं, तीसरा शेड्यूल क्या कहता है कि जो सभी जो शपथ का प्रारूप है वो तीसरी अनुसूची में बता रखा है। ऐसे ही जो दूसरी अनुसूची है, सेकंड शेड्यूल है, वो वेतन बताती है। ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरी अनुसूची क्या बताती है, वेतन, सैलरीज बताती है, सैलरीज और अलाउंस, भत्ते कोई और मिलते हैं। ठीक है ना, सभी के, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, कोई सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए, हाई कोर्ट के जज हो गए, ठीक है, प्रधानमंत्री, इन सब के जो वेतन क्या मिलेगा ये दूसरी अनुसूची बताती है, उसमें लिखा हुआ है क्या क्या वेतन मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो मंत्रियों का वेतन है ये दूसरी अनुसूची में बता रखा है। ठीक है, अगर कोई संसद नया वेतन डिसाइड करती है तो फिर वो मिलेगा, जब तक नया डिसाइड नहीं होता तब तक वो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है वो होगा। ठीक है, फिर आर्टिकल हमने 75 पढ़ा था। ठीक है, अब एक 74 और पढ़ लेते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो मंत्री परिषद, ठीक है ना, मंत्री परिषद क्या होता है कि वो राष्ट्रपति को सहायता करती है और राष्ट्रपति को सलाह देती है। ठीक है, राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा वो मंत्री परिषद की सलाह से करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए मंत्री परिषद होगी। ठीक है ना, और प्रधानमंत्री होंगे,
और ठीक है, और राष्ट्रपति उस सलाह के अनुसार काम करेगा। ठीक है, फिर इसमें एक अमेंडमेंट से एक चीज़ जोड़ी दी थी गई थी कि राष्ट्रपति जो है कोई सलाह मंत्रिपरिषद ने दी है, ठीक है, तो वो एक बार उसको विचार के लिए कह सकता है कि एक बार आपने वो लगे, राष्ट्रपति को लगे कि ये सलाह तो मेरे को ठीक नहीं लगी, तो राष्ट्रपति उनको कह सकता है कि एक बार आप दोबारा सोच लो इस बात पर। ठीक है, तो वो दोबारा विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद को कह सकता है। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा विचार करने के बाद अगर कोई मंत्रिपरिषद दोबारा से वो सलाह दे दे, वही वाली जो पहले दी है, या कोई नई सलाह दे दे, ठीक है ना, तो फिर अब जो दोबारा सलाह दी है वो तो राष्ट्रपति को माननी ही पड़ेगी। ठीक है ना, वो एक बार विचार के लिए भेज सकता है पर उसके बाद दोबारा नहीं भेज सकता। ठीक है, और जो है तीसरी ये बात है कि अगर कोई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है तो फिर इस बात की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी, किसी भी कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी। ठीक है ना, इसको कहीं भी प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये हो गया 74। अब है 76। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भारत का महान्यायवादी, हमने जो एग्जीक्यूटिव में जो चौथा थे, एग्जीक्यूटिव में जो 4 जने हैं उनमें से एक थे, चौथे क्या थे, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सबसे पहले तो महान्यायवादी का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो महान्यायवादी का क्या काम होता है, ये जो सरकार है, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट है, उसको कोई विधि मामले, कोई लीगल कोई मैटर्स होते हैं उसमें ये सलाह देता है। ठीक है ना, विधिक मामलों में सलाह देता है। ठीक है, और एक सरकार की तरफ से, ठीक है ना, ये भारत में किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है, सुनवाई कर सकता है। ठीक है ना, मतलब एक तरह से वाद लड़ सकता है। ठीक है ना, एज ए जैसे लॉयर्स लड़ते हैं। ठीक है, तो ये सरकार की तरफ से उपस्थित हो सकता है भारत में किसी भी न्यायालय में। ठीक है ना, उसको इसमें अधिकार है कि भारत में कोई भी न्यायालय, चाहे हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, चाहे किसी भी राज्य का हाई कोर्ट हो, सब में ये उपस्थित हो सकता है। ठीक है, और सरकार की तरफ से जो है वाद लड़ सकता है। अब जो है ये, ठीक है ना, ये तो इसका कार्य हो गया, लेकिन ये होगा कौन। ठीक है ना, ये व्यक्ति मतलब महान्यायवादी कौन बन सकता है, उसकी योग्यता क्या होगी। ठीक है, तो वो कौन बन सकता है, ठीक है ना, महान्यायवादी कौन बन सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता होती है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की क्या योग्यता होगी कि वो एक तो भारत का नागरिक होगा। ठीक है ना, या एक तो नागरिक तो होना जरूरी है। ठीक है ना, फिर उसमें क्या हो, या तो उसने क्या कर रखा हो, 5 साल तक मतलब हाई कोर्ट में जज रहा हो। ठीक है ना, एक हाई कोर्ट में हो सकता है, 2 हाई कोर्ट में, लेकिन वो 5 साल तक किसी ना किसी हाई कोर्ट में उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया हो। ठीक है ना, 2 हाई कोर्ट कैसे हो सकते हैं, मान लो वो 2 साल राजस्थान के हाई कोर्ट में जज रहा है और 3 साल जो है गुजरात के हाई कोर्ट में जज रहा है, तो ये 2 और 3 5 साल हो गए। ठीक है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्य है। ठीक है, फिर दूसरी, या तो फिर ये योग्यता हो। ठीक है ना, या फिर क्या हो सकती है कि वो 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो हाई कोर्ट में। ठीक है ना, 10 साल तक उसने लॉयर की तरह, वकील की तरह हाई कोर्ट में वकील एज ए लॉयर काम किया हो। ठीक है ना, वकील रहा हो। ठीक है, 10 साल तक। ठीक है, 5 साल तक जज रहा हो, या 10 साल तक जो है हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, या फिर तीसरी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है कि वो राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता है, एक्सटिंग्विश्ड जूरिस्ट है। ठीक है ना, मतलब राष्ट्रपति को लगता हो कि हाँ भाई इसको तो विधि का बहुत अच्छा ज्ञान है। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, ठीक है, तो अगर वो भारत का नागरिक है और इन तीनों में से एक योग्यता हो, या तो 5 साल तक वो न्यायाधीश रहा हो, या 10 साल तक वो क्या कहते हैं वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या फिर जो है राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। ठीक है, तो इन तीनों में से नहीं चाहिए उसके पास, और भारत का नागरिक प्लस मतलब ये दोनों है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है, तो फिर ऐसा ही कोई व्यक्ति है तो वो महान्यायवादी भी बन सकता है, अटॉर्नी जनरल भी बन सकता है। ठीक है, फिर इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करेगा। ठीक है, और ये कब तक अपने पद पर रहेगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका कोई टाइम नहीं बता रखा, कितने भी टाइम तक ये अपॉइंट रह सकता है, राष्ट्रपति के प्लेजर से, खुशी से, राष्ट्रपति की जब तक मर्जी है वो रहेगा। ठीक है, और इसका पारिश्रमिक, ठीक है, इसका जो महान्यायवादी का जो वेतन है वो दूसरी अनुसूची में नहीं बताया हुआ। ठीक है ना, मैंने क्या कहा था, सबके वेतन दूसरी अनुसूची में बताए हुए हैं, लेकिन महान्यायवादी का वेतन कौन डिसाइड करेगा, ये राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है, और वही उसको मिलेगा।